हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 का चैप्टर है। फिर बात करते हैं हम गोल्जी अपरेटस की। ओके, तो हमने ये वाला, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो तो ये हमारा न्यूक्लियस था। क्या था? न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस के बाद ये जो स्ट्रक्चर था वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। पर ये जो स्ट्रक्चर है अब ये किसका है? गोल्जी बॉडी का। किसका है? गोल्जी बॉडी का। अब देख लो, ऑल्सो नोन एज सेल पोस्ट ऑफिस। सेल का पोस्ट ऑफिस इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें सेल के न्यूक्लियस से आई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई, अब यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। यानी उनके जो लोकेशन है, डेस्टिनेशन लोकेशन है, वहाँ पर क्या होगा? शिपिंग होगी, पैकेजिंग होगी। जैसे पोस्ट ऑफिस का काम होता है ना, आपके किसी भी पोस्ट को वो क्या करते हैं? पैकेजिंग करते हैं, फिर उसकी शिपिंग करते हैं, यानी यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेम उसी तरह से जो सेल का पोस्ट ऑफिस है यानी गोल्जी अपरेटस है आपका, ये गोल्जी अपरेटस क्या काम करेगा? जो भी चीज़ें न्यूक्लियस से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई हैं उनकी प्रॉपर पैकेजिंग करेगा और उनकी प्रॉपर डेस्टिनेशन लोकेशन पर उन्हें भेजेगा। नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर कैमिलो गोल्जी, यानी एक साइंटिस्ट होते थे आपके कैमिलो गोल्जी। उन्होंने क्या किया? गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी की और उसी के बेसिस पे इन्होंने क्या नाम दिया? गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी भी से बोलते हैं। प्रेजेंट एज ए नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल। अब ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है और कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है। सिस्टर्नी पोजीशन इन पैरेलल स्ट्रक्चर है। अब आप पैरेलल की बात करो तो यानी एक दूसरे के बराबर में इस तरह से प्रेजेंट है। बंडल ऑफ सिस्टर्नी आर स्टैक्ड। ये जो बंडल है यानी मैं इसको स्टैक्ड बोल सकती हूँ। एक बंडल है यानी गड्डी लाइक स्ट्रक्चर है, आपस में चीज़ें पैरेलली अरेंज्ड हैं। और इनको हम साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं? सिस्टर्नी बोल रहे हैं। इनको क्या बोल रहे हैं? सिस्टर्नी बोल रहे हैं। ये जो सीट लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम बोल रहे हैं सिस्टर्नी। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। और ये कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, जिसमें क्या क्या आएंगी? सिस्टर्नी आएंगी और कुछ वेक्यूल्स आएंगी। वेक्यूल या वेसिकल ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। दोनों के अंदर ही क्या होंगे? कुछ फ्लूइड सब्सटेंस फिल होते हैं। अब यहाँ पे ये डायग्राम देख लो, ये क्या था? आपका न्यूक्लियस था। ये आपका क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। आप देखो, कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस हुई न्यूक्लियस से तो वो कहाँ गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ ट्रांजिशन वेसिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। इन वेसिकल्स के अंदर वो चीज़ें पैक्ड हुई। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ न्यूक्लियस से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अब उन प्रोटीन्स को उनके डेस्टिनेशन लोकेशन पर भेजना है तो वो कहाँ से जाएंगी? इन ट्रांजिशनल वेसिकल्स में फिल्ड होंगी। अब यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी कहाँ पे? गोल्जी बॉडी के लिए। ये रहा आपका गोल्जी बॉडी में, जिसको आप बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ पे ये वेसिकल्स क्या करेंगे? इस गोल्जी बॉडी में जाके फ्यूज़ हो जाएंगे। क्या करेंगे? फ्यूज़ हो जाएंगे। और जैसे ही फ्यूज़ होंगे यहाँ पर ट्रांसफेज, यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पे वापस से फिर से वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा और ये जो प्रोटीन है जो आपके न्यूक्लियस से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी बॉडी से होते हुए आई हैं, अब ये वापस से यहाँ वेसिकल्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन पे। अगर उसको सेल के बाहर जाना है तो यहाँ से वो बाहर ऐसे ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। अगर मान लीजिए सेल के अंदर ही जाना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई प्रोटीन है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया को रिक्वायरमेंट है तो ये प्रोटीन यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी। यानी ये जो वेसिकल्स है वो किस में फ्यूज़ हो जाएंगे? जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फ्यूज़ हो जाएंगे जाके। इन प्लांट सेल प्रेजेंट एज अ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट नोन एज डेक्टियोसोम। ओके, गोल्जी अपरेटस के दो फेजेस होते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। सिस फेज वो होता है जो न्यूक्लियस के साइड होता है, यानी ये वाला जो पोर्शन है आपका वो कैसा है? सिस फेज है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के साइड है। और जो ट्रांस फेज होगा वो कैसा होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड होगी। यानी ये अगर हम बात करें ये पूरी सेल की, तो जो इधर वाला पोर्शन है वो कैसा है? मेम्ब्रेन के साइड वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे ट्रांस फेज, और जो न्यूक्लियस के साइड है उसको हम बोलेंगे क्या? सिस फेज। फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। अब अगर हम बात करें फंक्शन की तो ये क्या करेगा? स्टोरेज, कुछ चीज़ों को स्टोर कर लेगा अपने पास।
कुछ चीज़ों का मॉडिफिकेशन करेगा, क्योंकि अब इसको चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जैसे आप कोई भी कोरियर जाके पोस्ट ऑफिस या किसी भी कोरियर ऑफिस में जाके देते हो तो वो कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ना आपके कोरियर के साथ। मान लीजिए कोई ए टाइप की प्रोटीन है, अब उसको यहाँ पर सी टाइप के पास भेजना है, सी टाइप के ऑर्गन के पास भेजना है, ऑर्गेनेली के पास भेजना है, तो ऐसे में जो प्रोटीन है ए टाइप की वो डायरेक्ट नहीं चली जाएगी, यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन होगा पोस्ट ऑफिस की तरफ से। उसमें आपको एड्रेस वो लोग डालेंगे, आप उसमें अपना एड्रेस मेंशन करोगे, फ़ोन नंबर मेंशन करोगे, पिन कोड मेंशन करोगे। तो इसी तरह के वो जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशन होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स के द्वारा होते हैं। फिर पैकेजिंग होती है और उन चीज़ों को वेसिकल्स में, छोटे छोटे वेसिकल्स में पैक कर दिया जाता है और वो वेसिकल्स फिर यहाँ से वहाँ उनके डेस्टिनेशन लोकेशन में भेज दिए जाते हैं। अब ये डायग्राम देख लो आप, यहाँ से देखो सिस्टर्नी, यानी कोई भी ये प्रोटीन, ये रेड कलर को देखो, कोई भी प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए आई है, ये वेसिकल्स यहाँ से यहाँ फ्यूज़ हुए हैं और ये देखो यहाँ पे गोल्जी ऑपरेटर से बाहर ये वेसिकल्स वापस से रिलीज़ हुए हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स फिल्ड है। अब ये अगर कोई सेक्रेटरी वेसिकल्स हुआ, यानी जो किसी प्रोटीन को सेल के बाहर जाना है, तो वो प्रोटीन्स किसी सेक्रेटरी वेसिकल्स में फिल करके बाहर भेज दी जाएगी और बाहर रिलीज़ कर दी जाएगी। बट अगर किसी प्रोटीन को किसी ऑर्गेनेली के अंदर जाना है, हमारे फॉर एग्जांपल के लिए लाइसोसोम को किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से वेसिकल से फिल्ड होगी वो प्रोटीन और वो प्रोटीन फिल्ड होने के बाद लाइसोसोम में जाएगी और लाइसोसोम में जाके डिफ्यूज़ हो जाएगी, यानी डिज़ोल्व हो जाएगी और वो जो डिज़ायर प्रोटीन होगी वो लाइसोसोम ले लेगा। प्रोटीन एंड लिपिड्स लिखा है, शिपिंग ऑफ प्रोटीन, अब यहाँ किसकी शिपिंग होगी, प्रोटीन की होगी, लिपिड की होगी, कार्बोहाइड्रेट की होगी, इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी इन्हीं वेसाइकल में फिल करके प्रोटीन्स को यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और ये साथ ही साथ लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करते हैं। ये देख लो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लो न्यूक्लियस से कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, यानी ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, अब वो प्रोटीन कहाँ गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गई। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई वेसाइकल बना यहाँ पे छोटा सा, और वो कहाँ फ्यूज़ हो गया जाके, गोल्जी बॉडी में फ्यूज़ हो गया जाके। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगी, कुछ प्रोसेस करेगी, शॉर्टनिंग करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, और वो ट्रांसपोर्ट करके कहाँ भेज देगी, उनकी डेस्टिनेशन लोकेशन पर भेज देगी। कहाँ भेज देगी, लोकेशन पर, कि जहाँ सेल के अंदर जहाँ पर भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, मान लो लाइसोसोम को प्रोटीन चाहिए तो वहाँ भेज देगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चाहिए तो वहाँ भेज देगी, सिक्रीशन का काम है उसका तो वहाँ भेज देगी। यानी जो भी प्रोटीन बन रही थी यहाँ पर न्यूक्लियस से, वो जाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था, हमने पढ़ा था, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, लिपिड, एंजाइम्स और हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तीन चीज़ें यहाँ बन रही थी, तो चाहे प्रोटीन हो या फिर लिपिड हो या फिर एंजाइम्स हो या हार्मोन्स हो, इन चारों चीज़ों की क्या होगी, गोल्जी बॉडी के पास पैकेजिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, शॉर्टनिंग होगी, और फिर जहाँ पर भी प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे लाइसोसोम हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, सिक्रीशन हो, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी, गोल्जी बॉडी क्या करेगा, गोल्जी ऑपरेटर उसको पैक करेगा और ट्रांसपोर्ट कर देगा उनकी डेस्टिनेशन लोकेशन पर। ओके, फिर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेनस होगा, यानी इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन अटैच्ड, दो मेम्ब्रेन होंगी, यानी डबल मेम्ब्रेन होंगी इसमें। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, कैरिंग देयर ओन डीएनए, इसके पास अपना खुद का डीएनए होगा। ये वाला डायग्राम देख लो, ये देख लो, डबल मेम्ब्रेन है, बाहर की आउटर लेयर प्रॉपर शेप में है, बट जबकि अंदर वाली जो लेयर है उसमें थोड़ी सी फोल्डिंग हुई है। क्या हुई है, फोल्डिंग हुई है, और इन फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। जो जहाँ पर भी मेम्ब्रेन फोल्ड हुई है उन फोल्डिंग्स को क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे। इसके पास अपना खुद का डीएनए है और साथ ही साथ इसके पास अपना खुद का राइबोसोम है। राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस में, और ये कैसा राइबोसोम है, 70S है। मान लो यूकैरियोटिक सेल आपकी कैसी है, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम न्यूक्लियस की बात करें
तो न्यूक्लियस के पास भी अपना खुद का डीएनए होगा, राइबोसोम होगा, बट ये राइबोसोम कैसा होगा, ATS का होगा। लेकिन अगर हम बात करें उसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट माइटोकांड्रिया की, तो माइटोकांड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए होगा और अपना खुद का राइबोसोम होगा। क्या होगा, राइबोसोम होगा। ये राइबोसोम कैसा होगा, 70S का होगा। ये डिफरेंस है, यानी सेम सेल की हम बात कर रहे हैं, यानी सेम सेल की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे उसका माइटोकांड्रिया है। तो अगर माइटोकांड्रिया की बात करूँ तो यहाँ पे 70S होगा और यहाँ पे 80S होगा। यहाँ पे भी अपने राइबोसोम प्रेजेंट है और माइटोकांड्रिया में भी अपने राइबोसोम प्रेजेंट है। सेम केस हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के केस में भी। क्लोरोप्लास्ट के केस में भी कैसा होगा, 70S होगा। यानी अगर ऑर्गेनेली की बात करें तो ऑर्गेनेली के केस में 70S राइबोसोम्स होता है और न्यूक्लियस के केस में कैसा होगा, 80S राइबोसोम होगा। ओके, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। यानी ये जो फोल्डिंग है उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो देखो अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, यानी ये दो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन बाहर की हो गई आउटर मेम्ब्रेन, एक अंदर की फोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन हो गई। तो ये जो दो मेम्ब्रेन है यानी आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस क्रिएट हो रहा है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। फिर से देख लो, पावर हाउस ऑफ द सेल है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, कैरिंग देयर ओन डीएनए एंड 70S राइबोसोम। प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम इसके में प्रेजेंट है तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी होगी। इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे। ओके, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ATP प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, विच इज़ यूज्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटी एंड मैकेनिकल वर्क। हम क्या हैं, हम यूकैरियोटिक सेल्स हैं। हम क्या हैं, हम यूकैरियोटिक सेल्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हैं सेल्स हैं वो कैसी आती हैं, यूकैरियोटिक के अंदर आती हैं। हम यूकैरियोटिक हैं और हमें मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, कुछ फिजिकल फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल के लिए एक्सरसाइज हो गई, या हमारा बातचीत करना हो गया, या हमें वॉक करना हो गया, कोई भी फिजिकल वर्क हो गया, उस सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, ATP से आ रही है। यानी हमें एनर्जी कौन दे रहा है, ATP दे रही है। अब देख लो ध्यान से इस सेल को, ये सेल थी हमारी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो हम इसके अंदर प्लांट भी पढ़ते हैं और एनिमल भी पढ़ते हैं। इसके अंदर अगर मैं एक ऑर्गेनेली की बात करूं तो ये हम किसकी बात करें, माइटोकांड्रिया की। माइटोकांड्रिया में दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी बोल रहे हैं। और इसके अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है और राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम कैसा प्रेजेंट है, 70S प्रेजेंट है। और ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। यहाँ पे भी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और अगर इसको कोई भी बाहर से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कहाँ से आएगी, आपकी न्यूक्लियस से आएगी। ओके, फिर बात करते हैं राइबोसोम की। अभी तक हमने राइबोसोम्स के बारे में क्या पढ़ा, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये भी कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। ये देखो छोटे छोटे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, कॉम्प्लेक्स ऑफ RNA प्रोटीन, देयरफॉर आल्सो नोन एज अ राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। यानी किससे बना होता है, RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। इसमें 2 सब यूनिट होती है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट और इसको बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। दोनों ही स्ट्रक्चर मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, राइबोसोम का। अब इसका फंक्शन देख लो। फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो ये पाया जाएगा साइटोप्लाज्म में। ये देखो, ये साइटोप्लाज्म में,
ये क्या है, प्रोकैरियोटिक का केस है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक के केस में कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है, उसमें सिंपल एक छोटी सी सेल होती है इस तरह से, और सेल के अंदर बस इंटैंगल फॉर्म ऑफ डीएनए ऐसे प्रेजेंट होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। बट अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, और इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर आपका राइबोसोम अटैच्ड होता है, और वो राइबोसोम कैसा होगा, एटीएस होगा। और इसका काम क्या होगा, इसका फंक्शन होगा प्रोटीन की सिंथेसिस में। ओके, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम। ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज अ सेल डाइजेस्टिव ट्रैक, क्योंकि जो भी चीज़ लाइसोसोम के अंदर आती है, यानी जो भी चीज़ इस लाइसोसोम के अंदर आएगी उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, एक मेम्ब्रेन से बाउंड है, और स्ट्रक्चरल कैसा है, स्फेरिकल सैक लाइक है, यानी एक बॉल लाइक का स्ट्रक्चर है। कोई गेंद होती है ना आपकी फुटबॉल की, उसी तरह से ये एक बॉल लाइक का स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम फिल होता है, यानी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अपने अंदर लेते हैं और उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं। filled with the hydrolytic enzymes which enables breakdown of complex molecule to simple molecule। किसी भी बड़े मॉलिक्यूल की अगर लाइसोसोम ने अपने अंदर लिया तो उस मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देता है। यानी कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल अगर इस लाइसोसोम के अंदर गया तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। एंजाइम इन्वॉल्व फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ वायरस। अब मान लीजिए कोई भी वायरस इसके अंदर गया तो वायरस भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, यहाँ पे तोड़ दिया जाएगा। बैक्टीरिया, सेलुलर डेब्रीज, कोई भी सेलुलर डेब्रीज गई, चाहे बैक्टीरिया गया हो आपका, सभी को अंदर ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। ओनली इन एनिमल सेल, केवल और केवल ये किसके केस में पाया जाता है, एनिमल के केस में। ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल हो, कुछ भी अगर इस लाइसोसोम के अंदर जाएगा उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऑल्सो नोन एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल, क्योंकि जो भी चीज़ जाती है इसके अंदर वो क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, यानी ख़त्म हो जाती है। और इसको वेस्ट डिस्पोजल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जितना भी डेब्रीज, वेस्ट मटेरियल आपका आया होगा वो कहाँ जाएगा, ये लाइसोसोम अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपने अंदर लेकर उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। व्हेन ए सेल इज डैमेज, व्हेन कोई सेल डैमेज हो गई ड्यू टू सेलुलर डिस्टर्बेंस, द लाइसोसोम में रैप्चर अलाउिंग द एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन द सेल इटसेल्फ, और वो अपने आप को सेल को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टिक की, और प्लास्टिड यानी इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, मेनली क्लोरोप्लास्ट की। ये किस में प्रेजेंट होगा, ओनली प्लांट सेल। यूकैरियोटिक में भी किस में, प्लांट सेल में। एनिमल की बात हम प्लास्टिक के केस में नहीं करते, क्योंकि अगर आप पढ़ते हो क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में। किसमें, फोटोसिंथेसिस में। और हमारे केस में हम ह्यूमंस फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करते, प्लांट केवल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। प्लास्टिड इज एन ऑर्गेनेली दैट कंटेन क्लोरोफिल इन विच फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, इसमें भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है, 2 लेयर हैं। प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, कंटेन्स ग्रैना स्टैक शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला जाता है, थैलाकॉइड बोला जाता है। हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, स्ट्रोमा मैट्रिक्स विच कंटेन्स ग्रैना एंजाइम्स, डीएनए एंड राइबोसोम, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये देख लो इधर, ये आपका कोई सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे
आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो अगर मैं इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को जूम करके देखूं तो ये कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेनस होगा, ये कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक, इस स्टैक को यानी इस बंडल को हम क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड। और ये जो मैट्रिक्स वाला रीजन है, यानी ये जो मीडियम जैसा रीजन है, जैसे कि सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है ना, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो स्पेस होता है इसको क्या बोल देंगे, स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए। और साथ ही साथ कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अब डीएनए प्रेजेंट है तो राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि डीएनए में क्या प्रेजेंट थे, जीन्स प्रेजेंट थे। और जीन्स क्या बनाते थे, प्रोटीन। क्या बनाते थे, प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है तो राइबोसोम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइबोसोम किस में हेल्प करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में। तो इसीलिए देख लो, अगर इस स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ इस स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड प्रेजेंट है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है। अब देख लो यहाँ पे स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स है यानी एक मीडियम है, विच कंटेन्स ग्रैना, एंजाइम्स, डीएनए एंड राइबोसोम, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, या क्रोमो से क्या पता चलता है, क्रोमो से हमें पता चलता है कलर्ड प्लास्टिड, यानी इनके पास पिगमेंट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, यानी वाइट प्लास्टिड, जिनके पास कोई भी कलर नहीं होता, यानी वो कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करते। ये क्या है, कंटेन क्लोरोफिल, यानी ये क्लोरोफिल का कंटेन करते हैं। और क्लोरोफिल हम कैसा पढ़ते हैं, ग्रीन कलर का पढ़ते हैं हमारा। क्लोरोफिल कंटेन्स, अब ये कैसा भी हो सकता है, ये येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है पिगमेंट, ये येलो और ऑरेंज पिगमेंट हो सकता है। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट हमारा क्या होगा, स्टोरेज का काम करता है, बेसिकली स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स का। ये देख लो यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट को। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये कुछ प्रोटीन्स का स्टोरेज कर रहा है, कुछ स्टार का स्टोरेज कर रहा है और कुछ फैट का स्टोरेज कर रहा है। ये कैसा है, कलरलेस है, यानी ये कलरलेस प्लास्टिड है, इसमें कोई भी कलर वाले पिगमेंट्स नहीं है। पिगमेंट्स अब्सेंट, कोई भी पिगमेंट नहीं है, इसीलिए कोई भी कलर नहीं है। नो एक्सपोजर टू सनलाइट, और ये इसका सनलाइट में कोई भी एक्सपोजर नहीं होता। जबकि हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसके अंदर छोटे छोटे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और ये क्लोरोफिल कैसे होंगे, इनके पास कलर होगा। अब ये आपके येलो भी हो सकते हैं, ऑरेंज भी हो सकते हैं, इनके बहुत तरह के कलर हो सकते हैं, और ये चीज़ों को कलर प्रोवाइड करेगा। ओके, तो टाइप ऑफ प्लास्टिड में हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, जो परफॉर्म करता है क्या, फोटोसिंथेसिस, किसके प्रेजेंट में, यूवी रेडिएशन यानी सोलर रेडिएशन के प्रेजेंट में। मैन्युफैक्चर फूड, यानी फूड का सिंथेसिस करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। फिर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये फ्रूट और फ्लावर को कलर प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट थे, पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे, पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। ये देखो, ये कैसा प्लास्टिक था, कलर्ड प्लास्टिक था। तो ये कलर प्रोवाइड करेगा किसको, फ्रूट और फ्लावर्स को। बट जब जो ल्यूकोप्लास्ट था वो केवल और केवल आपका स्टोर कर रहा था किसको, आपके ऑयल, प्रोटीन्स, आपके ऑयल, प्रोटीन और फैट्स को। I hope you found this video informative. Thank you for watching.